हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। आगे ऑलरेडी जो सेशंस हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। अभी इस चैप्टर में हमें शुरुआती में अभी पढ़ना है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 पढ़ा, जो 5 इयर्स के लिए था, एंड ड्यू टू सम रीजंस कोविड वगैरह उसे एक्सटेंशन दिया गया था थोड़ा बहुत। अभी उसके बाद आया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हुआ। अभी वो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाया गया उसमें काफ़ी सारे पहले भी एक्सपोर्ट के बारे में सोचा गया था, लेकिन अभी भी और भी उसे बढ़ाने के लिए सोचा गया। अभी हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारी कंट्री का ग्रोथ कैसा हो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, यानी कि जहाँ पे ग्रोथ करने के लिए हम एक्सपोर्ट को ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट्स के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे हम हटाएं, ठीक है, और एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें एंड एक्सपोर्ट बढ़ाएं। उस तरीके से हम हमारे कंट्री का ग्रोथ करें। नाउ अभी यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, यानी कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए एक्सपोर्टर के लिए एक्सपोर्ट इजी करना हो तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। ठीक है, डीजीएफटी जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इजी कर दी एक्सपोर्टर्स के लिए। वो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स एक एक देखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में कुछ उन्होंने बताया है। ट्रेड फैसिलिटेशन is priority of the government for cutting down transaction cost and time, thereby rendering Indian exports more competitive। एम क्या है हमारे गवर्नमेंट का? ट्रेड फैसिलिटेशन करना। ट्रेड फैसिलिटेशन यानी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री से, फैसिलिटेशन इजी करना, सुविधाएं देना, जो अभी भी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो थी उससे भी ज़्यादा हम हेल्प करेंगे, ट्रेडर्स को फैसिलिटीज़ देंगे। ये प्रायोरिटी रही उनकी, किनकी? गवर्नमेंट की, ताकि इंडियन एक्सपोर्ट्स हमारा कॉम्पिटिटिव हो जाए। नाउ DGFT एज अ फैसिलिटेटर ऑफ एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। ठीक है, DGFT काफ़ी सारी हेल्प कर रहा है एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को। DGFT हैज़ अ कमिटमेंट टू फंक्शन एज अ फैसिलिटेटर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। नाउ फोकस इज ऑन गुड गवर्नेंस which depends on efficient, transparent and accountable delivery system. Now, in order to facilitate international trade, DGFT consults various export promotion council as well as trade and industry bodies from time to time। ठीक है, इन लोगों से कंसल्ट करके फिर DGFT क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी एक्सपोर्टर इंपोर्टर को हेल्प कर रहा है। हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रहा है। अभी शुरू करते हैं कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स या मेजर्स लिए गए। सबसे पहला है यहाँ पे निर्यात बंधु। निर्यात बंधु हैंड होल्डिंग स्कीम फॉर न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स यानी बिजनेसमैन। ठीक है, जो अभी ऐसे बिजनेसमैन जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नया, उनकी नई शुरुआत है। ठीक है, पहले से नहीं कर रहे थे। अभी ऑफकोर्स नया बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई बिज़नेस शुरू हो रहा है, पहली दफ़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, जहाँ पे वो अटक जाएगा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ उसे फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो शुरुआत में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, काफ़ी सारे लाइसेंसेस लेने होंगे, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आएगी।
शुरुआत में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी होगी, ठीक है। एक बार शुरू कर दिया उसके बाद तो पता है, लेकिन शुरुआत में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। सो वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए ये मेजर लिया गया, निर्यात बंधु हैंड होल्डिंग स्कीम। नाउ DGFT is implementing the निर्यात बंधु स्कीम फॉर मेंटरिंग न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर। मेंटरिंग यानी उन्हें सिखाना, मेंटरिंग न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर ऑन द इंट्रिकेसीज यानी के प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम्स, ठीक है। किन तरीक़ों से हेल्प की जाएगी? काउंसलिंग होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी एंड कुछ प्रोग्राम्स किए जाएंगे, उनके ज़रिए उन्हें हेल्प दी जाएगी। Now, considering the strategic significance of small and medium scale enterprise in the manufacturing sector and in employment generation, MSME clusters have been identified based on export potential of the product and density of industries in the cluster for focused interventions to boost exports। देखिए ये क्या है, गवर्नमेंट ने क्या नोटिस किया कि जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा है, काफ़ी सारा एक्सपोर्ट MSME सेक्टर, MSME क्लस्टर्स यानी कि जो भी मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेस होते हैं, काफ़ी सारे मिलके हम कहे क्लस्टर बन गया है, ठीक है, ग्रुप बन गया है। सो वहाँ से भी काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे हम कहे कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है या कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, लेदर प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये सेक्टर्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो उन्हें ध्यान में रखा गया, ठीक है। सो उनके पास काफ़ी सारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। सो अभी ऐसे बिजनेसमैन को मोटिवेट करना है, ठीक है, ताकि वो एक्सपोर्ट बिजनेस में आए और उन्हें हेल्प करना है, ठीक है। सो निर्यात बंधु में ये भी सोचा गया। नाउ नेक्स्ट इज आउटरीच एक्टिविटी शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे with the help of export promotion councils as industry partners and other willing knowledge partners in academia and research community to achieve the objective of निर्यात बंधु स्कीम, ठीक है। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ की गए इस निर्यात बंधु स्कीम के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। Now further, in order to ensure optimum utilization of resources, efforts would be made to associate all stakeholders including customs, ECGC, banks and concerned ministries। अभी और क्या कॉन्सेप्ट सोचा इन लोगों ने? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी हमारे कंट्री के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, ठीक है। हम कहें नेचुरल रिसोर्सेज है, लेबर रिसोर्सेज है हमारे पास। सो वो सारे यूटिलाइज करके हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो उसके बारे में भी यहाँ पे सोचा गया, ठीक है। सो एफर्ट्स वुड बी मेड टू एसोसिएट ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टम्स, ECGC, बैंक्स एंड कंसर्न मिनिस्ट्रीज। इन सबके साथ कंसल्ट करके काफ़ी सारी चीज़ें सोची गई अंडर निर्यात बंधु मेजर। नाउ अभी नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट मेजर, दैट इज़ ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। सो उनकी जो कंप्लेंट्स है उसे किस तरीके से वो ऑनलाइन कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है। सो एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI हेल्प डेस्क is available to assist the export in filing online application to the DGFT portal and resolving other EDI related issues। देखिए एक हेल्प डेस्क बनाया है जिसके ज़रिए एक्सपोर्टर्स क्या कर सकते हैं, उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेंट कहाँ होगी? DGFT को करनी है, ठीक है। सो DGFT पोर्टल पे करनी है एंड अदर जो EDI रिलेटेड इश्यूज होंगे वो भी सॉल्व होंगे वहाँ पे। सो अभी फॉर असिस्टेंस एन ईमेल मे बी सेंट एट dgftedi@nic.in और टोल फ्री नंबर 1800111550 कैन बी यूज, ठीक है। ये ईमेल आईडी एंड ये नंबर टोल फ्री नंबर यूज़ किया जा सकता है
हेल्प डेस्क फैसिलिटी इज ऑल्सो ऑपरेशनल एट 4 DGFT जोनल ऑफिसेस, ठीक है, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ एन ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम अलाउस यूजर to register complaint and receive status reply online, details are here। यहाँ पे डिटेल्स दिया है, सी ऑनलाइन कंप्लेंट एंड दूसरा कंप्लेंट फाइल करने के बाद एक्सपोर्टर को पता ही नहीं अभी आगे क्या चल रहा है, कंप्लेंट का स्टेटस क्या है, तो उसे पता चलेगा, ठीक है, वो भी वो देख सकता है, रिसीव कर सकता है स्टेटस या रिप्लाई ऑनलाइन। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहा एक्सपोर्टर्स के लिए, ठीक है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है फटाफट से वो लोग ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, रिप्लाई भी उन्हें मिल सकता है। सो ये रहा सेकंड मेजर। नाउ थर्ड वन इज इश्यू ऑफ EIC, इश्यू ऑफ EIC दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। कोई भी इंसान है एक्सपोर्ट करना चाहता है या इंपोर्ट करना चाहता है, सो उसे ये एक कोड दिया जाएगा, ये होना ज़रूरी है, उसके बिना वो नहीं कर सकता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो अभी इश्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, अभी ये इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाएगा, पहले जो फिज़िकली प्रोसीजर करना पड़ता था सो वो अभी कम हो गया, ठीक है। सो नाउ इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इज़ मैंडेटरी for export or import from or to India as stated in FTP policy, ठीक है, ये नंबर होना कंपलसरी है। सो DGFT issues importer exporter code in electronic form EIEC। For issuance of EIEC an application can be made on DGFT http://dgft.gov.in, यहाँ पे एप्लीकेशन किया जा सकता है, ठीक है। नाउ एप्लीकेंट कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड पे रिक्विजिट फी थ्रू नेट बैंकिंग। अभी ऑफकोर्स कोई भी हमें रजिस्ट्रेशन करवाना हो या कुछ लाइसेंस देना हो व्हाटएवर, कहीं पे भी तो हमें डॉक्यूमेंट्स तो देने होंगे एंड फीस भी भरनी होगी, तभी जाके वो हमें मिलेगा, रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। सो यहाँ पे भी IC नंबर अगर लेना है तो डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो देने पड़ेंगे, फीस भरनी होगी, लेकिन अभी ये ऑनलाइन हो सकता है। देखो, एप्लीकेंट कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड पे रिक्विजिट फ्री थ्रू नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के ज़रिए पैसे भी भर दो। नाउ एप्लीकेंट शैल हावेवर सबमिट द एप्लीकेशन ड्यूली साइन डिजिटली, ठीक है, और जो एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा वो डिजिटली साइन करके दे दो। पहले जो ऑन पेपर हम साइन करके देते थे फिजिकली, तो अभी डिजिटली साइन करके दे देना है ना। प्रोसेसिंग ऑफ सच एप्लीकेशन बाय रीजनल अथॉरिटीज़ ऑफ DGFT would be done online and a digitally signed EIEC would be normally be issued or emailed to the applicant within 2 working days। 2 दिन के अंदर ही हो जाएगा। सबसे पहले एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है वो क्या करेगा, एप्लीकेशन कर रहा है डिजिटली साइन करके, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अपलोड कर रहा है पोर्टल पे, फीस भर रहा है नेट बैंकिंग से। अभी आगे क्या होना है, प्रोसेसिंग भी वहाँ से ऑनलाइन हो रहा है अथॉरिटी से, एंड दूसरा उसके बाद EIEC मिल जाएगा एक्सपोर्टर इंपोर्टर को। कैसे मिलेगा, ईमेल होगा या फिर इशू किया जाएगा विदिन 2 वर्किंग डेज, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। नाउ इन केस एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट और अदरवाइज ineligible, the same shall be rejected and a rejection letter or email with reasons for rejection would be sent to the application। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सही हो, डॉक्यूमेंट जो हमने भरे वो दिए वो सही है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है हमारे एप्लीकेशन में। सो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो अगर इनकेस रिजेक्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा, हमें कम्युनिकेट किया जाएगा एंड रिजेक्शन लेटर मिलेगा या ईमेल मिलेगा और रीज़न भी मेंशन किया होगा कि भाई हमारी एप्लीकेशन क्यों कैंसिल हो गई है। नाउ एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ EIEC कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम EB's प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ से भी एप्लीकेशन किया जा सकता है। सो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है,
ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक आईसी प्रोवाइड किया जाता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। नाउ नेक्स्ट इनिशिएटिव इज EBRC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक BRC यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। अभी एक्सपोर्ट होता है जब, सो ऑफ कोर्स सेल प्रोसीड तो रियलाइज होगा, ठीक है। मोस्टली क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस क्रेडिट पे होंगे, तो तुरंत नहीं मिलेंगे पैसे, लेकिन जो भी क्रेडिट पीरियड दिया है उसके बाद पैसे रियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे EBRC के अंदर कुछ मैसेज किए DGFT ने कि वन प्रोमिनेंट इनिशिएटिव इन रिसेंट टाइम हैज़ बीन द EBRC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट एंड इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन बाय DGFT, ठीक है। ये कुछ सोचा गवर्नमेंट ने, कुछ प्रोजेक्ट, और वो सक्सेसफुल हुआ है। नाउ इट हैज़ इनेबल्ड DGFT, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनेबल्ड DGFT टू कैप्चर डिटेल्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेस डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक थ्रू सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। अभी देखिए, एक तो एक्सपोर्टर है और दूसरा बैंक है, बैंक में पैसे आए, ठीक है, जो भी हमने एक्सपोर्ट किया हुआ था तो सामने वाली पार्टी से हमें पैसे आए, सेल प्रोसीड रियलाइज हुआ, तो अभी एक्सपोर्टर को पता चल गया कि मेरे पास पैसे आ गए। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर, DGFT को डायरेक्टली डिटेल्स मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? बैंक से। बैंक से DGFT को पता चल जाएगा कि एक्सपोर्टर का कितना सेल प्रोसीड उसके पास रियलाइज हो गई। So now this has facilitated the implementation of various export promotion scheme without any physical interface with the stakeholders, ठीक है। अभी स्टेक होल्डर्स यानी हम कहें एक्सपोर्टर है या फिर गवर्नमेंट है या कस्टम अथॉरिटी है या अदर कोई अथॉरिटी है। सो अभी क्या हो रहा है, DGFT जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाना एंड उसको फॉलो अप करवाना, ठीक है। सो वो चीज़ करने के लिए उसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, और इन्फॉर्मेशन वो लेगा कहाँ से, एक्सपोर्टर से लेगा, इंपोर्टर से लेगा। अभी इस मेजर्स के थ्रू क्या हो रहा है, DGFT को सेल प्रोसीड के बारे में सीधा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कितनी सेल प्रोसीड रियलाइज़ हुई एक्सपोर्टर्स के पास हमारी कंट्री में। सो उसका तो काम, या हम कहें DGFT की तो काफ़ी मेहनत या कॉस्ट बच गई ना, उन्हें एक्सपोर्टर को पूछने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली उसे पता चल रहा है बैंक के थ्रू। सो नाउ RBI has also developed a comprehensive IT-based system called Export Data Processing and Monitoring System EDPMS for monitoring of export of goods and software and facilitating AD bank यानी authorized dealer bank to report various returns थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। RBI ने भी एक सिस्टम बनाया IT बेस्ड, जिसके ज़रिए क्या हो रहा है, उसे पता चल रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में, ठीक है। और क्या किया गया, फैसिलिटेटिंग AD बैंक्स दैट इज़ ऑथोराइज्ड डीलर बैंक्स टू रिपोर्ट वेरियस रिटर्न्स थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि ये बैंक्स भी इन्फॉर्म कर देंगे उस सिस्टम के ज़रिए कि कितने पैसे रियलाइज़ किए उन्होंने, ठीक है। सो ये बहुत एक बड़ा इनिशिएटिव रहा। नाउ नेक्स्ट इज MOU विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ EBRC डेटा। देखिए, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ EBRC डेटा। क्यों MOU किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ DGFT ने, ये अभी हमें रीज़न देखना है। सो MOU हैज़ बिन साइन विथ 14 स्टेट गवर्नमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ EBRC डेटा टू फैसिलिटेट रिफंड ऑफ VAT GST बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सपोर्टर्स, ठीक है।
काफ़ी सारे केसेस है जहाँ पे एक्सपोर्टर को ये जो ड्यूटी भरी है वैट जीएसटी उसका रिफ़ंड मिल जाता है, गवर्नमेंट रिफ़ंड कर देती है। सो अभी क्या होगा, एक्सपोर्टर के पास सेल प्रोसीड्स आ गया है, वो पता चल जाएगा डीजीएफटी को। सो क्या होगा, ये जो रिफंड है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोसेस होने हैं, ठीक है। सो अभी डीजीएफटी एंड स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन कर दिया, ताकि उससे क्या हो रहा है, फटाफट से पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रहा है और एक्सपोर्टर को रिफंड जल्दी से मिल जाएगा। सो नाउ एमओयू हैज़ ऑल्सो बिन साइन विथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एग्रीकल्चरल डायरेक्टोरेट, एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये सबके ही साथ क्या हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन जल्दी से प्रोसेस होगा और करेक्ट प्रोसेस होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा उसमें। सो ये सारे रिफंड प्रोसेस करना इजी रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोर्टर इंपोर्टर प्रोफाइल। अभी एक्सपोर्टर इंपोर्टर प्रोफाइल, ना व्हाट इज़ प्रोफाइल, प्रोफाइल यानी कि एक्सपोर्टर या इंपोर्टर की सारी ही डिटेल्स वहाँ पे होगी, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो डिटेल्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, यहाँ पे जब भी मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते होंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या फ़ायदा दिया गया कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक ही बार अपलोड कर दो, ठीक है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है उसको। जैसे पैन नंबर है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वगैरह, वो एक ही बार अपलोड कर दिया है तो फिर ठीक है, उसको बार बार जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बार बार उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर हैज़ बीन क्रिएटेड टू अपलोड वेरियस डॉक्यूमेंट्स इन एक्सपोर्टर इंपोर्टर प्रोफाइल। एक बार ये प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, सो देखिए, वंस अपलोडेड देयर विल बी नो नीड टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स टू रीजनल अथॉरिटी रिपीटेडली विथ ईच एप्लीकेशन। बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। Now it intends to reduce the transaction cost and time and is a step towards paperless processing of different applications in DGFT। ठीक है, जितनी भी बार तुम कुछ ट्रांजैक्शन कुछ एप्लीकेशन कर रहे हो तो बार बार सेम डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सो वहाँ पे भी पेपर वर्क कम हो गया, दोनों के लिए, एक्सपोर्टर के लिए भी और अथॉरिटी के लिए भी, दोनों का टाइम भी बच गया, कॉस्ट भी बच गई, ठीक है। सो ये रहा एक्सपोर्टर इंपोर्टर प्रोफाइल। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, अभी पहले कैसा था कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे फाइल इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, वो जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे वो अभी कम होके सिर्फ 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कर दिए, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि एक तो पैकिंग लिस्ट कम इनवॉइस था, शिपिंग बिल था, ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह था। सो 3 डॉक्यूमेंट्स अभी कंपलसरी कर दिए हैं। सो द नंबर ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स from or into India have been reduced to 3 each as stated in FTP। अभी सिर्फ 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे देने की ज़रूरत नहीं है। Now next is facility to upload documents by CA, CS और cost accountant। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स पहले फिजिकली देने पड़ते थे, जो CA, CS या कॉस्ट अकाउंटेंट ने साइन किए हुए हो, लेकिन अभी वो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मूव टूवर्ड्स पेपरलेस प्रोसेसिंग एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर इज बीइंग डेवलप्ड टू अपलोड डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। पहले क्या था, ये लोगों ने जो साइन किए हुए वो पेपर
फिज़िकली जाके देने पड़ते थे। अभी क्या फैसिलिटी मिल गई कि इलेक्ट्रॉनिकली तुम अपलोड कर दो, लेकिन वो पेपर डिजिटली, वो डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन होना चाहिए। Now to start with, this facility would be created for export from India scheme. Such documents like annexure attached to ANF 3B, ANF 3C, ANF 3D जो हमने पढ़ा था, MEIS पढ़ा था, नहीं SEIS जो था, एंड उसके बाद 3C है आई थिंक स्टेटस होल्डर जो अप्लाई करते हैं उनके लिए, एंड 3D एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए। सो ये जो एनेक्शर्स है उनके लिए, उनसे शुरुआत की गई। सो सच डॉक्यूमेंट्स लाइक एनेक्शर अटैच टू ANF 3B, 3C एंड ANF 3D which are at present signed by this signatories can be facilitated by this procedure। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड किया जा सकता है। Now exporter shall link digitally uploaded annexure with his online application after creation of such facility. Now this facilities may be extended in phased manner to upload documents pertaining to other schemes like advance authorization, DFIA and EPCG। ठीक है, अभी यहाँ पे ये प्रोसीजर फ़िलहाल में यहीं तक है, धीरे धीरे उन लोग शुरू कर रहे हैं। अभी वो लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे इस फैसिलिटी को। ठीक है, कहाँ तक लेके जाएंगे, एडवांस ऑथराइजेशन में भी लेके जाएंगे, DFIA एंड जो हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स पढ़ा था, फिर DFIA एडवांस ऑथराइजेशन, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमें हमने जो इंपोर्ट ड्यूटी भरी है उसका रिफंड मिल जाता है। सो उस रिलेटेड है ये एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह। सो यहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई, जो फैसिलिटी टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स बाय CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। Ninth initiative is electronic data interchange. Now DGFT has put in place a robust EDI system for the purpose of export facilitation and good governance. ठीक है, now DGFT has set up a secured EDI message exchange system for various documentation related activities including import and export authorizations established with other administrative departments, namely customs, banks, EPC, export promotion councils. This has reduced the physical interface of exporters and importers with the government department and is a significant measure in the direction of reduction of transaction cost। ठीक है, अभी जैसे अभी कैसा है, हम बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन करके आते हैं, पैसे डिपॉजिट हुए, ट्रांसफ़र हुए वगैरह वगैरह, तो हमें मैसेज आते रहते हैं, ईमेल्स आते रहते हैं, बराबर, हमें चेक करने जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, सिक्योर्ड EDI मैसेज एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, जिसके ज़रिए क्या है, कम्युनिकेशन होता रहेगा मैसेज या ईमेल के थ्रू। सो क्या हो रहा है, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को फिज़िकली बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है डिपार्टमेंट में। सो टाइम भी सेव हो रहा है, कॉस्ट भी सेव हो रही है। Now the endeavor of DGFT has been to enlarge the scope of EDI to achieve higher level of integration with the partner departments। ठीक है, now हम नेक्स्ट अभी इनिशिएटिव देखते हैं, वो है फ्री पैसेज ऑफ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट। फ्री पैसेज ऑफ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट, अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमने क्या देखा है यहाँ पे FTP 2023 में कि बहुत ज़्यादा फोकस एक्सपोर्ट पे किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है, वैसा हमें ग्रोथ चाहिए हमारी कंट्री में। सो फिर अभी एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो ऑफ कोर्स हम ट्राई करेंगे कि उसमें सबसे कम प्रॉब्लम आए, एक्सपोर्टर को कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, सो यहाँ पे फ्री पैसेज ऑफ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट, एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स जो एक्सपोर्टर भेजता है, ठीक है, जो भी गुड्स वो भेज रहा है, तो एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है
कि वो कंसाइनमेंट को अननेसेसरीली उसे स्टॉप नहीं किया जाएगा बीच में, ठीक है। सो consignments of items mean for export shall not be withheld or delayed for any reason by any agency of central or state government. सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है या स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, अथॉरिटी है, कोई भी बिना वजह ऐसे मतलब कंसाइनमेंट जो जा रहा है उसे रोकेंगे नहीं, ठीक है, डिले नहीं करेंगे अननेसेसरीली। इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर कुछ डाउट है अथॉरिटीज़ को, तो मे आस्क फॉर एन अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्टर एंड रिलीज सच कंसाइनमेंट। तो कुछ डाउट अगर लग रहा है अथॉरिटी को कि भाई कुछ गलत है, ठीक है, कुछ गलत इलीगल चीज़ें जा रही है, वॉटेवर ऐसा डाउट है, तो फिर अंडरटेकिंग ली जा सकती है एक्सपोर्टर से, एंड लेकिन गुड्स भेज दो, ठीक है, गुड्स को रोकना नहीं है। नाउ नो सीजर ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक। अभी यहाँ पे सीजर की बात की है। व्हाट इज सीजर ऑफ गुड्स? कि माल जब्त कर लिया, लेके रख दिया, ठीक है। सो नो सीजर ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स। एक्सपोर्ट हो रहा है कोई गुड्स या फिर एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे भी जो भी सामान यूज़ हो रहा है, गुड्स यूज़ हो रहा है, सो उसका सीजर नहीं किया जाएगा। So no seizure shall be made by any agency so as to disrupt manufacturing activity and delivery schedule of exports. Now in exceptional cases में कहाँ पे concerned agency may seize the stock on the basis of prima facie evidence of serious irregularity. अगर कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस दिखता है कि एकदम से पता चल ही रहा है देख के कि कुछ गलत है ही है, यहाँ पे तो कुछ इरेगुलरिटी चल ही रही है, सो उस केसेस में ठीक है सीजर किया जाएगा, बाकी नहीं करना है गुड्स का सीजर। ना हावेवर सच सीजर शुड बी लिफ्टेड विद इन 7 days अनलेस द इरेगुलरिटीज आर सब्सटेंशिएटेड। 7 दिन के अंदर वो सीजर हटा देना है, गुड्स रिलीज कर देना है, अनलेस द इरेगुलरिटीज आर सब्सटेंशिएटेड, यानी कि वो इरेगुलरिटीज चल रही है और भी डिटेल में कुछ जानने मिला है उसके बारे में तो बात ठीक है, नहीं तो विद इन 7 days वो सीजर किया हुआ गुड्स रिलीज कर देना है। नाउ ये रहा 11th इनिशिएटिव। नाउ नेक्स्ट वन इज 24/7 कस्टम्स क्लियरेंस। कस्टम्स क्लियरेंस यानी कि जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सो हम कस्टम अथॉरिटी के पास हमारा गुड्स जाएगा, फिर वहाँ से वो शिपमेंट होके भेजा जाएगा, ठीक है। सो वो कस्टम क्लियरेंस जो होना है वहाँ से वो कैसे होगा? 24/7 ये चालू ही रहेगा, ठीक है, वर्किंग आवर्स के ऐसा कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो CBSE इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ 24/7 कस्टम क्लियरेंस इन द ईयर 2012 फॉर फैसिलिटेटेड बिल्स ऑफ एंट्री। अभी ये सुविधा किसको मिली? फॉर फैसिलिटेटेड बिल्स ऑफ एंट्री एंड फैक्ट्री स्टफ कंटेनर एंड गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर फ्री शिपिंग बिल्स, ठीक है। फ्री शिपिंग बिल यानी कि ड्यूटी फ्री गुड्स जा रहा है अगर, या फिर फैक्ट्री स्टफ कंटेनर है यानी कि वहाँ के कस्टम अथॉरिटी के वहाँ पे कंटेनर में हमारा गुड्स ऑलरेडी स्टोर हो गया है, सो ऐसे गुड्स को 24/7 कभी भी उसका क्लियरेंस करवा सकते हैं। सो एट प्रेजेंट दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल एट 19 सी पोर्ट, 17 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। इतनी जगहों पे ये फैसिलिटी अवेलेबल कर दी गई है। नाउ 24/7 कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटी has now been extended to all bills of entry, not only facilitated bills of entry। ये 2012 की बात की थी। अभी यहाँ पे क्या कहा है उन लोगों ने कि सारे बिल्स ऑफ एंट्री है सबको ही क्लियरेंस मिलेगा एट 19 सी पोर्ट एंड 17 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। फर्दर नो MOT चार्जेस are required to be collected in respect of services provided by customs officers at 24/7 custom port and airport। MOT charges यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवर टाइम चार्जेस, जो एक्स्ट्रा काम किया हो चार्जेस लगेंगे, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह अदर जो कुछ काम हुआ है उसका।
सो ये चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। सो ये एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने। नाउ नेक्स्ट इज 13 इज सिंगल विंडो इन कस्टम्स। सिंगल विंडो इन कस्टम्स, नाउ ये सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देख लिया था, यानी कि एक ही जगह पे एक ही पोर्टल से एक्सपोर्टर या इंपोर्टर अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं या एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पे उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो इंडियन कस्टम्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड स्विफ्ट single window interface for facilitating trade with effect from 1/4/2016 for ensuring ease of doing business. Now under SWIFT, the importers electronically lodge integrated declaration at a single point only with customs. The required permission, if any, from other regulatory agencies such as animal quarantine, plant quarantine, drug controller, textile committee, etc. is obtained online without importer exporter having to separately approach this agency. क्या हो रहा है यहाँ पे, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर सिर्फ यहीं पे उसका डिक्लेरेशन फाइल कर देगा, इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे फाइल कर दिया तो फिर ये जो अदर अथॉरिटीज़ है वहाँ से जो भी अप्रूवल्स लेने हैं, परमिशंस लेनी है, वो मिल जाएगी एक ही एप्लीकेशन के ज़रिए, ठीक है। इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को यहाँ भी एप्लीकेशन फ़ाइल करो, इंटीग्रेटेड यहाँ पे डिक्लेरेशन फाइल करो, यहाँ भी जाओ इस अथॉरिटी के पास, ऐसी ज़रूरत नहीं है सबके पास जाने की। ना बेनिफिट्स ऑफ सिंगल विंडो स्कीम इंक्लूड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बिजनेस, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। यस, ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी रहेगी क्योंकि जो कस्टम्स में फ़ाइल किया है डिक्लेरेशन, सेम ही डेटा वहाँ पे भी जा रहा है इन अथॉरिटी के पास, मतलब डेटा वही है, कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है। सो ट्रांसपेरेंसी है। रिड्यूस डुप्लिसिटी एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, ठीक है। सारी ही चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है सिंगल विंडो इन कस्टम्स के ज़रिए। सेल्फ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। नाउ अभी यहाँ पे क्या है कि कस्टम ड्यूटी जब कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, जो एक्सपोर्टर कैलकुलेट करेगा एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, सो वो सेल्फ असेसमेंट रहेगा, ठीक है। सो सेल्फ असेसमेंट खुद से ही कर सकता है। नाउ सेल्फ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी by importers or exporters was introduced White Finance Act 2011. The system is trust based, ठीक है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर है, तो सेल्फ असेस कस्टम ड्यूटी रहेगा, हम खुद ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये सिस्टम ट्रस्ट बेस्ड है। द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपीडिएट रिलीज ऑफ इम्पोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स। कि अब ये अगर सिस्टम नहीं रखी है और हम ऐसा कहें अथॉरिटी के पास जाके कैलकुलेशन हो रहा है वगैरह, तो कितना उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट डिले हो जाएगा उसमें, इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया। नाउ द सिस्टम ऑपरेट्स ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। द फाइनेंस एक्ट 2017 हैज़ अमेंडेड सेक्शन 47 of Customs Act 1962 to authorize an importer to pay duty, tax or cess on the date of presentation of self-assessed bill of entry, ठीक है। अभी क्या इस सेक्शन में बताया गया कि असेस्ड, अभी यहाँ पे जब सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री, इम्पोर्टर है, सेल्फ असेस्ड बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेगा, उसी टाइम वो पेमेंट कर देगा ऑफ ड्यूटी, टैक्स और सेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अभी हमारे इंडिया से भी काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल गुड्स पेरिशेबल हो गए इन नेचर, बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। सो टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन एंड हैंडलिंग कॉस्ट, a single window system to facilitate export of perishable agricultural produce has been introduced. क्या किया गया इन लोगों के लिए, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया
The system will involve creation of multifunctional nodal agencies to be accredited by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi. The detailed procedure has been notified. ठीक है, डिटेल प्रोसीजर वहाँ पे नोटिफाई किया गया है. सो इनके भी टाइम एंड कॉस्ट बचाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया. नाउ नेक्स्ट इज प्रायर फाइलिंग फैसिलिटी फॉर शिपिंग बिल. प्रायर फाइलिंग फैसिलिटी दिया गया फॉर शिपिंग बिल. अभी जब भी गुड्स एक्सपोर्ट होना है, सो ये जो शिपिंग बिल है उसकी प्रायर फाइलिंग फैसिलिटी दी. अभी उससे क्या होना है कि जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो काफ़ी कम हो जाएगा. ठीक है, ये सारी जो फाइलिंग प्रोसीजर है वो पहले ही ख़त्म हो गई. जो भी पेपर वर्क करना है पहले ही हो गया. सो एक्सपोर्ट तो जल्दी से हो पाएगा ना. सो टू फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ शिपिंग बिल बिफोर एक्चुअल शिपमेंट. हमारा गुड्स एक्चुअल में शिपमेंट होगा और आगे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे पहले ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगी. So to facilitate processing of shipping bills before actual shipment, prior online filing facility for shipping bills has been provided by the customs. अभी कितना प्रायर यानी कि कुछ एक्सपोर्टर ऐसे है कि जिनको बहुत जल्दी है तो बहुत पहले से नहीं, कितना प्रायर. सो 7 days फॉर एन एयर शिपमेंट. एयर शिपमेंट अगर हो रहा है सो 7 शिपमेंट के बिफोर 7 days तक तुम कर सकते हो शिपिंग बिल फाइल. एंड इनलैंड कंटेनर डेपो की अगर बात है सो इन दोनों के लिए 7 days. ठीक है, एयर शिपमेंट एंड ICDs के लिए. एंड 14 days फॉर शिपमेंट बाय सी. अगर बाय सी गुड्स जाने वाला है तो 14 दिन पहले से आप शिपिंग बिल कर सकते हो फाइल. ठीक है, प्रायर फाइलिंग आपको अलाउड है. Now next is online filing of documents or applications and paperless trade in 24/7 environment. ठीक है, अभी ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन एंड पेपरलेस ट्रेड इन 24/7 इन्वायरमेंट. अभी ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया. पहले तो सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन कर दी गई. ठीक है, एंड 24/7 कभी भी हो सकता है काम. Now DGFT already provides facility of online filing of various application under FTB by exporter or importers. In order to move further towards paperless processing of reward system, it has been decided to develop an online procedure to upload digitally signed document by chartered accountant, company secretary, cost accountant and other online documents like annexures attached to Ayat Niryat form ANF 3B, 3C and 3D, which are at present signed by the signatories and submitted physically. ठीक है, ये जो एनेक्चर्स है, जो अभी हमने तो कुछ पॉइंट्स पहले ही देखा कि जो CA, CS या कॉस्ट अकाउंटेंट है जो साइन करते हैं और जिसे फिज़िकली अपलोड करना, फिज़िकली देना पड़ता था, अभी ऐसा नहीं है. अभी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड किया जा सकता है इस एनेक्चर को, लेकिन वो डिजिटली साइन होने चाहिए. ठीक है, सो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है. ये इनिशिएटिव से क्या हो रहा है, रिवॉर्ड स्कीम में हेल्प मिल रही है. जो भी रिवॉर्ड प्रोसेस होते हैं, जैसे हमने वो MEIS स्कीम पढ़ा था, उसमें देखा था कि 2 to 5% का रिवॉर्ड रहता है. SEIS में भी रिवॉर्ड मिल रहा था. ठीक है, तो वो सारे जो रिवॉर्ड प्रोसेस होने हैं वो बहुत जल्दी हो जाएंगे. ठीक है, टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पेपर वर्क ज़्यादा नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट स्टेटेड इन FTP would not be required to submitted to Regional Authority of Directorate General of Foreign Trade, saving paper cost and time for the exporters. ठीक है, हार्ड कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है. Now lending documents of export consignment as proofs for notified markets would be digitally uploaded by exporters or status holder. ठीक है, यहाँ पे lending documents जो होते हैं एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के, वो भी डिजिटली अपलोड किए जा सकते हैं.
तो ये रहा 17th हमने जो देखा इनिशिएटिव। नाउ नेक्स्ट इज ऑनलाइन इंटर मिनिस्टरियल कंसल्टेशन। ऑनलाइन इंटर मिनिस्टरियल कंसल्टेशन। Now, in order to discontinue submission of hard copies of documents and reduce the time taken for approval, it is proposed to have online interministerial consultation for approval of export of SCOMET, that is special chemical organism materials, equipments and technologies. Items, norms fixation, import authorization, export authorization in a phased manner। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, रिलेटेड टू व्हाट मैटर्स, नॉर्म्स फिक्सेशन करने हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ नॉर्म्स यानी रूल्स फिक्स करने हैं। ठीक है, इंपोर्ट ऑथराइजेशन या एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन करना है, तो इसके लिए जो कंसल्टेशन करेगा DGFT, सो वो भी ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, process, digitization and e-governance. Now under EPCG scheme, obtaining and submitting a certificate from an independent chartered engineer confirming the use of spares, tools, refactory and catalyst imported for final redemption of EPCG authorization has been dispensed with। ठीक है, अभी EPCG की स्कीम में क्या होता है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है वो माफ़ कर दी जाती है, लेकिन कब होगी ये इंपोर्ट ड्यूटी? किस चीज़ पे? कैपिटल गुड्स जो इंपोर्ट होता है उस पर जो ड्यूटी लगती है वो माफ़ कर दी जाएगी कि नहीं भरनी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी ड्यूटी माफ़ हुई है उसका 6 टाइम ऑब्लिगेशन रहेगा, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, उसका 6 टाइम्स एक्सपोर्ट करके देना होगा एक्सपोर्टर ने। सो अभी वो जो ऑब्लिगेशन था फिर उसका 75 कर दिया गया कि वो जो 6 टाइम ऑब्लिगेशन था उसका 75% ही आपको फुलफिल करना होगा। सो अभी यहाँ पे उस स्कीम की बात की है। सो अंडर EPCG स्कीम, ऑब्टेनिंग एंड सबमिटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ए इंडिपेंडेंट चार्टर्ड इंजीनियर। ठीक है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि जो भी हमने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया है उसके लिए चार्टर्ड इंजीनियर एक सर्टिफिकेट देता था। ठीक है, वो सही है कि नहीं, बराबर से जो हमने मंगवाया था वैसे इंपोर्ट हुआ कि नहीं वगैरह। सो अभी वो चीज़ को डिस्पेंस विथ निकाल दिया गया। नाउ EPCG authorization holders are now required to maintain records for a period of 2 years as against earlier requirement of 3 years. As in future, the records would be available in electronic mode which can be archived and retrieved whenever required. पहले ये जो EPCG authorization holder जिसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है, उन्हें रिकॉर्ड पहले 3 साल रिक्वायरमेंट थी कि संभाल के रखना है, अभी वो रिक्वायरमेंट कम कर दी है 2 साल के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है तो डेटा मिल सकता है वहाँ से। नाउ फैसिलिटी हैज़ बीन क्रिएटेड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स लाइक IEC, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, RCMC, PAN etc. in exporter importer profile itself to do away repeated submission। ये पॉइंट हमने आगे देखा कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर प्रोफाइल में बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वन टाइम ही कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू हैव बेटर कम्युनिकेशन with exporter or importers and to keep them updated about the issuance of authorization or status of their application, the information like mobile number, email address etc. have been added as mandatory field in IEC database। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना कंपलसरी है बाय एक्सपोर्टर इंपोर्टर, ताकि उनके साथ बेटर कम्युनिकेशन हो ना, सारी चीज़ों से रिलेटेड उन्हें अपडेशन मिलता रहे। नाउ अभी क्या कहा उन लोगों ने, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टेड, यानी कि टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी का जो रिफंड मिलता है। ठीक है, उसका भी ऑनलाइन फाइलिंग हो सकता है। ठीक है, जिसके लिए एक फॉर्म बनाया गया है ANF। अभी उसके बाद नेक्स्ट इज इट हैज़ बीन डिसाइडेड to have online
message exchange with CBDT for PAN data and with Ministry of Corporate Affairs for CIN, that is company identification number, and DIN, that is director identification number data। ठीक है, अभी यहाँ इस अथॉरिटी के साथ भी क्या होगा, DGFT का डायरेक्टली ऑनलाइन मैसेज एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे पैन डेटा के लिए, CIN एंड DIN के लिए। Now for faster and paperless communication with various committees of DGFT, dedicated email address have been provided to each norms committee, import committee and pre-shipment inspection agency for faster communication. Now this integration would obviate the need for seeking information from IC holder for subsequent amendment updation of data in IC database। देखिए काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अभी क्या हो रहा है, पेपरलेस हो गई। ठीक है, डायरेक्टली ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है डेटा में, वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगी, चांसेस कम हो गए। सो ये सारे ही बेनिफिट मिल रहे हैं, फास्टर कम्युनिकेशन भी हो रहा है। सो नाउ अभी लास्ट हम देखते हैं, लास्ट मेजर, दैट इज फोर्थकमिंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। फोर्थकमिंग आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव कौन से रहेंगे? सो DGFT is working towards various electronic data interchange initiatives like online issuance of export obligation discharge certificate, online payment of application fee, mobile applications for FTP, open API for submission of IC application etc। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी और भी सोची जा रही है। सो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे मेजर्स देखे जो लिए जा रहे हैं अंडर FTP 2023। ठीक है, सो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। एंड अभी नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रोल ऑफ DGFT का रोल क्या क्या है, क्या क्या काम करते हैं वो। ठीक है, सो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में और मिलते हैं वहाँ पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना। बाय एवरीवन।